नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे तो हम तभी से तरह-तरह के व्यवधान, तरह-तरह की साजिशें, पार्लियामेंट भी रोकने की और पार्लियामेंट के बाहर भी जो जहां-जहां से हो सकता है, कराया जा सकता है, वो सब कराया जा रहा है। चीजें होती हैं, घटती हैं, उनको डिजाइन किया जाता है, हल्ला किया जाता है, मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, चौकीदार चोर है जैसे आरोप लगाए जाते हैं। जीवन में कभी उन पर 1 पैसे की चोरी का आरोप कहीं नहीं लगा। गुजरात में भी रहे, अब देश में भी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। कभी किसी उद्योगपति का नाम लेकर के, किन्हीं उद्योगपतियों का नाम लेकर के, क्योंकि वो गुजरात को बिलोंग करते हैं, अटैक किए जाते हैं। अमेरिका में कोई मुकदमा कराया जाता है एक उद्योगपति पर, और उसके बाद वहाँ की अदालत, वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट मानता है कि ये तो मुकदमा ही नहीं बनता था, ये तो दर्ज ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो पूरा वितंडा खड़ा किया गया उसको लेकर के। कई कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संसद में प्रधानमंत्री की टोपी उछाली गई। और आप देखिए, शाहीन बाग में क्या था, जहां महिलाओं को आगे कर दिया गया था, मुसलमानों को लाकर के सड़क पर, बीच सड़क पर बैठा दिया गया था, दिल्ली में हिंसा फैलाने की, और हुआ, अल्टीमेटली दंगा हुआ। इसके अलावा आप देखें, ये 13 महीने का आंदोलन क्या था? कानूनों में कमी बता पाए ये, लेकिन काले कानून बता करके किसानों को भड़काया गया। इसके बाद वो महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर ला करके बैठा दिया गया। बाद में उन पहलवानों में से एक को टिकट देके एमएलए भी बनवा दिया कांग्रेस पार्टी ने। फिर वो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर वाला, और अब आपने देखा कि पिछले सवा महीने से जंतर मंतर पर क्या चल रहा था। ये कहीं से भी आपको पढ़ने वाले या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले युवा दिखाई दे रहे थे क्या? और पढ़ने वाले युवा तो जब रिजल्ट आए उनके 16-17 तारीख को, तो वो तो अपने घरों में जश्न मना रहे थे। तो ये जो बार बार अराजकता पैदा की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? जरा इस पर गंभीरता से आज विचार करते हैं, और ये भी जरा सोचते हैं कि विष पीने के बाद भी एक आदमी मजबूती से खड़ा हुआ है और देश को हिंसा और अराजकता की आग से बचाने के लिए अपनों की ही गालियां भी खाने के लिए अभिशप्त हो गया है। लोग सवाल उठाते हैं, लोग उनको कायर बताते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट और एकलव्य सिंह। उनको जोड़ लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप दोनों को बहुत नमस्कार, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम। वीरेंद्र जी, आप इन सब घटनाक्रमों की कैसे व्याख्या करेंगे, और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसको किस नजरिए से देखेंगे? नहीं लेना चाहिए था उनसे इस्तीफा, या जब सख्ती बरती जानी चाहिए थी उस समय सख्ती दिखानी चाहिए थी? देखिए, ये पूरी तरीके से एक मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज था। ये मैन्युफैक्चर्ड एक जो है नाराजगी थी। और चूंकि नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, नीट की परीक्षा दोबारा हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और उसके बाद इतना बड़ा वितंडा खड़ा करना, और ये विदेशी पैसे, विदेशी ताकतों के इशारे पे किया गया,
और ये 20 जुलाई को जो हिंसा हुई, उसके बाद ये साफ हो रहा था कि ये रणभूमि में क्षेत्र बदल रहा है और रणभूमि के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं और गिद्ध मंडरा रहे थे। ये मामला धीमे-धीमे और इसमें उत्तेजना तनाव बढ़ता जा रहा था और जैसा कि जो सांस्कृतिक मार्क्सवादी होते हैं वोकिज्म वाले, उन लोगों ने बड़ी संख्या में जो अभी जो लड़कियां कॉलेज में पहुंची हैं इंटर पास करके, उन सबको ट्रेन करके वहां पे बाकायदे जो जो डिप्लॉय किया था और जिस तरीके की उनकी ट्यूटर्ड जो अभद्र भाषा बोल रही थी और बड़े अश्लील तरीके से अपनी फोटो खिंचवा रही हैं, उसके जो वीडियो चल रहे थे, उससे ये साफ लग रहा था कि ये लोग अब जो है टकराव चाहते हैं और सरकार को ये मालूम था कि कुछ भी हो जाए, छात्रों के खिलाफ राज्य की पुलिस की ओर से हिंसा जनता देश की कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप छात्रों पे गोली नहीं चला सकते। ये भारत है, ये चीन नहीं है, जहाँ पर आपको याद होगा कि जून 1989 में जो आपका बीजिंग कहलाता था, उसका नाम पेकिंग था और थिएनआनमेन स्क्वायर में प्रो डेमोक्रेसी छात्रों का वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था और वहाँ पे 10,000 छात्र थे, चाइना की सर जी? 10,000 स्टूडेंट हाँ, थे। हाँ। तो चाइना की सरकार ने उनके ऊपर जो है टैंक दौड़ा दिए थे। चाइना की सरकार ने बताया था ऑफिशियली 200 लोग मरे हैं, लेकिन उस समय का एस्टीमेट ये 2000 से अधिक था। और जो बाद में चाइना के प्रेसिडेंट बने डेंग जियाओपिंग ने उन लड़कों को ये चेताया था कि इस समय जो चीन के शासक हैं, ये सब माओ के दौर के सांस्कृतिक क्रांति के कल्चरल रिवॉल्यूशन के पैदा हुए से निकले हुए लोग हैं। ये बहुत ही निर्मम है, ये बहुत ही क्रूर है और इनसे किसी भी किस्म की दया की उम्मीद मत करना। तो भारत के वामपंथियों को आज ये समझ में आ गया कि भारत चीन नहीं है, भारत एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक देश है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक है और सरकार ने इसको जो है बहुत ही टैक्टफुली बातचीत के ज़रिए सारी माँगों को मान करके और इनको और हिंसा फैलाने की जो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र दिल्ली में हो रहा था, सरकार ने आज उसको विफल कर दिया। और जो लोग इसको सरकार की हार-जीत के रूप में देख रहे हैं, मेरा मानना है कि उ उनको अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि ये भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है और और इस देश में और ये हमारी प्राचीन जो नीति है, साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों के आधार पर ही सरकार जो है समाज में राज्य के सामने आने वाली समस्याओं से या जो चुनौतियाँ उत्पन्न होती है उनका इनके माध्यम से सरकार इसका समाधान निकालती है। और यही राजधर्म है जो कि एक पर्व है महाभारत का। तो सरकार ने भारत की प्राचीन जो स्टेट क्राफ्ट है, भारत की जो प्राचीन राज्य संचालन की जो प्रक्रिया है, राज्य के प्रबंधन की जो शैली है, उसके अनुसार कार्य किया और इसका जो और इसका एक सम्मानजनक हल दोनों पक्षों के लिए निकला। जो वांगचुक से वार्ता शुरू होने के पहले जो जेपी नड्डा ने जो पत्र दिया था वांगचुक को, उसमें ये कहा गया था कि धीरेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर इस्तीफा सरकार के विचाराधीन है। तो सरकार ने पहला इंडिकेशन ये दिया कि इनकी ये मांग मानी जा सकती है। दूसरा इंडिकेशन सरकार ने दिया जब ये कॉकरोच पार्टी वाले अड़ गए कि हम सरकार से मिलने नहीं जाएँगे। तो एक 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 जो है कॉमन वेन्यू पे बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वहाँ जेपी नड्डा भी गए और वहाँ उस पार्टी के लोग भी आए। तो सरकार ने दूसरा इंडिकेशन दिया कि सरकार जो है बात करने को तैयार है, इनकी मांगों को मानने को तैयार है और उसके बाद जब ये सब बातें हो गई और एक बात और भी है स्टेट क्राफ्ट में जिन लोगों को मैंने तो पिछले 40 सालों में एक से एक टेढ़े मामले देखे हैं। 1990 में जब अयोध्या में कार सेवकों पे फायरिंग हुई थी, तो लखनऊ कानपुर के बीच में उन्नाव के पहले एक बर्ड सेंचुरी है नवाबगंज। तो रात में तो वहां पे रात में 30 अक्टूबर की रात को अशोक सिंघल को स्टेट के हेलीकॉप्टर से लाया गया और वहां मुलायम सिंह यादव पहुंचे, दिल्ली से बड़े अधिकारी आए, कुछ नेता भी आए और रात में बातचीत हुई कि भाई ये हिंसा हो गई है अयोध्या में, इसका हल क्या निकाला जाए। 1988 में जो है
महेंद्र सिंह टिकैत का गांव था सिसौली। वहां पे किसानों ने 2 सिपाहियों को मार करके ट्यूबवेल के ऊपर जो होते हैं जो आयरन के जो जो स्टील के बड़े गर्डर्स में लटका दिया था। वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सिसौली गांव के 1 किलोमीटर पहले अपनी अपने सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया और वो अकेले उस गांव में गए थे। और फिर महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि भाई देखो, ये यूपी का मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह आया है, ये अपनी बात कहना चाहे है, इसकी भी सुन लेते हैं। वीर बहादुर सिंह वहां गए, उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने किसानों की मांगों को सुना और भरसक उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उसी समय किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया और शांति हो गई। वो अलग बात है कि कुछ महीने बाद 88 के अंत में वही किसान फिर मेरठ में मंडल मुख्यालय पे कमिश्नर के कार्यालय के सामने धरना देके बैठ गए, लेकिन तब भी हिंसा नहीं हुई थी। और सरकार का और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हिंसा को रोका जाए। लेकिन ये मार्क्सवादी हैं, ये सब कम्युनिस्ट हैं, ये जिहादी हैं। इनका इनका जो एजेंडा है वो बिना हिंसा के अधूरा रहता है। शाहीन बाग में भी ये चाहते थे हिंसा हो, कम से कम 1 आदमी तो मरे। जब जब 2021 में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सो कॉल्ड जो पंजाब के अड़हथियों का आंदोलन था, जिसको नाम दिया गया किसान आंदोलन का, तब भी ये चाहते थे कि हिंसा हो, 1 नहीं 2 लोग तो मरे, ऐसा नहीं हुआ। आज भी ये चाहते थे और ये अपने ये अपने षड्यंत्र के बहुत करीब थे। और इसमें दूसरी बात थी कि ये फर्जी मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन अन्य राज्यों में फैल रहा था। बिहार में फैला, महाराष्ट्र में फैला और ममता बनर्जी भी रैली करने की तैयारी कर रही थी। शरद पवार और ये जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं, इनको भी लगा था कि हमारी तो नाव तो डूबी गई है और डूबते-डूबते हम बीजेपी की नाव में एक छेद तो कर ही दें, तो उनकी भी उम्मीदों पे कुठाराघात हो गया। तो कुल जी मिला जी के मेरा मानना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में किसी भी विवाद का, किसी भी चुनौती का बातचीत के माध्यम से हल होना सबसे आदर्श और सम्मानजनक स्थिति होती है। वही दिल्ली में आज हुआ। जी। बस एक करेक्शन करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा आंदोलन मैंने कवर किया है और महेंद्र सिंह टिकैत का पहला औपचारिक इंटरव्यू ओमकार चौधरी ने लिया था किसी अखबार के लिए, किसी मीडिया हाउस की तरफ से। तो मैं उस पूरे घटनाक्रम को जानता हूँ। आपके लखनऊ में एक छोटी मैगज़ीन निकलती थी, उसके संपादक थे पूरन सिंह। पूरन सिंह के ज़रिए ही वीर बहादुर सिंह को सिसोली बुलाया गया था हुँ, और हुँ। उनको तपती हुई छत पर मंच बना कर के तपती हुई छत पर हाँ, मंच बना कर के भाषण देने के लिए कहा गया था। उनको हेलीपैड पर कोई रिसीव करने नहीं गया, कोई सी ऑफ करने नहीं गया और जितनी बातें पर्दे के पीछे से तय हुई थी कि इन मांगों पर चर्चा करेंगे, वहाँ उनको 30 से भी ज़्यादा और दूसरी मांगों का फर्रा पकड़ा दिया गया। उनका अपमान हुआ था और वो पैर पटकते हुए वहाँ से गए थे। तो उसमें किसानों की माँगें नहीं मानी गई थी और वीर बहादुर सिंह भी काफ़ी नाराज़ होकर के वहाँ से निकले थे। मैं खुद उस छत पर मौजूद था, जहाँ पर मतलब वीर हिंसा नहीं हुई बहादुर थी। वो हाँ, वो वीर प्रयास था, बहादुर हिंसा ना होने पाए। वीर बहादुर सिंह जहाँ भाषण दे रहे थे, मैं वहीं बैठा हुआ था महेंद्र सिंह टिकैत के बराबर में। एकलव्य, जो आज का घटनाक्रम है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर, एक तो मैं आपसे पूछ लूँ क्योंकि मैं एक थोड़ी रिमोट लोकेशन पे था, आवाज़ ठीक आ रही है सर मेरी? हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है। सर, तो सर मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं देखिए सर, कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है, उसके कुछ स्टेजेज़ होते हैं सर। सबसे पहले तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जाता है और शुरू-शुरू में जो एक शांतिप्रिय तरीके से समाज के एक किसी बड़े वर्ग को जोड़ लिया जाता है, जो कि इस केस में अलेजेड स्टूडेंट्स थे सर। और देखिए सर, जिस देश में करोड़ों स्टूडेंट्स हों, जिस शहर में लाखों स्टूडेंट्स हों, अगर उसको उसके किसी स्थल पे एक मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा चला के 1000-2000 स्टूडेंट्स जोड़ने हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सेकंड स्टेज जो होता है सर, वो होता है कि भाई जब शांतिप्रिय तरीके से बात नहीं चल रही तो थोड़ा उसको क्रिएटिव वे में आप नारेबाजी शुरू करो।
थर्ड स्टेज में ये होता है सर कि नारेबाजी से काम नहीं चल रहा तो गालीबाजी शुरू करो, वो भी हमने देखी सर। वो जब नहीं हो तो हल्की फुल्की हिंसा शुरू करो, जैसे कि धक्का मुक्की, उसके बाद सर धीरे धीरे हम लाठी डंडों पे पहुंच गए, फिर हम पत्थर पे पहुंच गए। जब उससे भी काम नहीं चले सर, तो आपको ध्यान होगा सर कि 3-4 दिन पहले मैंने आपसे चर्चा करते हुए कहा था, और मैंने तो आपके माध्यम से दर्शकों से, विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से अपील भी करी थी कि ध्यान रखें कि अभी पत्थर पहुंचा है, कल केरोसिन और पेट्रोल भी पहुंचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जिस एडवांस स्टेज पे यह आंदोलन पहुंच चुका था, और अब जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो चुका था, जिस तरह की शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, जिस तरह से स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को नशीले पदार्थ वहां पे बांटे जा रहे थे, जिस तरह से उन्हें ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस कम्युनिस्ट टाइप के आके वहां पे इन लोगों को प्रेरित करते थे कि हर आंदोलन एक बलिदान मांगता है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी कीमत पे इस तरह का कोई रिस्क लेना चाहती होगी कि कल को कोई 3-4 स्टूडेंट्स, या मतलब स्टूडेंट्स नहीं भी हों, कोई युवा भी हो, वो अपने आप को कोई आत्मदाह की कोई स्थिति आ जाए, या कोई इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए, कुछ बर्न्स हो जाए, और एक परसेप्शन बनाने का अवसर मिल जाए कि इस सरकार के राज में छात्र वर्ग के ये हालात हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा होगा सर। सेकंड पार्ट जो सर आज की जो घटनाक्रम का जो सबसे बड़ी चीज है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, उसमें मुझे एक चीज लगती है सर कि देखिए सर, मोदी जी जो हैं, ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। उनके लिए सर मतलब अपनी पार्टी का एक व्यक्ति और एक मंत्री, उसके पद पे बने रहना, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। वो राजनीति की जो रणनीति होती है सर, वो किसी इमोशंस में नहीं बनाई जाती। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस पद से हटे हैं तो मोदी जी उनका जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए, उसका वैल्यू कम कर देंगे, या उनसे संबंध कम कर लेंगे। ऐसे नहीं होता, इमोशंस से नहीं चलती सर। राजनीति की रणनीति जो होती है, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के प्रति जो आपका संकल्प होता है, उससे चलती है सर। तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कि मॉनसून सत्र में डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, और जो सर FCRA एक्ट और वंदे मातरम बिल जैसे जो महत्वपूर्ण बिल हैं, उनको पास कराना है सर। और दूसरा ऑफ कोर्स इमीडिएट, जो उससे भी ज्यादा इमीडिएट यहाँ पे था, वो सिचुएशन को डाइल्यूट करना था सर। लोग अपने अपने मन से मोदी और अमित शाह को गुजरात के समय से डिक्टेटर विक्टेटर कहते रहते हैं, पर मुझे तो लगता है कि जो उनका एक सक्सेस का बहुत बड़ा सूत्र है कि इन रियलिटी दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। बहुत ही लचीले किस्म का इनका स्वभाव रहा है इनकी सरकारों का। और कुल मिला के मुझे ये लगता है सर कि जो आज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस बात का मुझे थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से जरूर ये है कि शायद ये थोड़ा पहले हो सकता था, या पहले शायद नहीं भी होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन को शायद थोड़ा पहले डिफ्यूज कर देना चाहिए था। लेकिन जो इमीडिएट अभी जो आने वाले घटनाक्रम है सर, उसको देख के और फिर मैं अपना फाइनल ओपिनियन बनाना चाहूंगा। सही है वीरेंद्र जी, जो मैंने घटनाक्रम बताए हैं 2019 से, शाहीन बाग से लेकर के, और 13 महीने का आंदोलन, उसके बाद महिला पहलवान, और फिर खनौरी और शंभू बॉर्डर, और अब ये लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, कराया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इस देश में पहली बार कोई पेपर लीक हुआ है। एक अनवरत सिलसिला है, बहुत लंबा सिलसिला है। अलग अलग राज्यों में थोक में पेपर लीक हुए हैं। कभी किसी को गैरत नहीं आई कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, माफी मांगे। कभी किसी ने आंदोलन नहीं किया, कभी किसी ने मोर्चा नहीं लगाया जंतर मंतर पर आकर के। अब अगर किया गया है, ये मानसून सत्र से ठीक पहले किया गया, और 5 राज्यों के और प्लस 2 राज्यों के, 7 राज्यों के चुनाव से कुछ महीने पहले लगाया गया। जैसे 6 महीने पहले, जैसे 2021 में भी
जो 13 महीने का आंदोलन शुरू करवाया गया था, वो इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव से पहले करवाया गया था। तो ये हर बार डिजाइन कराया जाता है अराजकता फैलाने के लिए, राजनीतिक स्कोर करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बर्बाद करने के लिए, और हर बार किसी ना किसी को दांव पर लगाया जाता है। कभी महिला पहलवानों को, कभी किसानों को, कभी शाहीन बाग में महिलाओं को आगे किया जाता है, और अब छात्रों के नाम पर इनको दांव पर लगाया गया है। देखिए, अब तक ये सरकार नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या बीजेपी का अन्य नेता हो, ये सब लोग जो है पैरा ट्रूपर नहीं है। ये किसी डायनेस्टी के लोग नहीं है कि जिनको ये बड़ा पद आरक्षित था। ये सब लोग जमीन से उठ करके आए हैं, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरे हैं, तब जाकर के आज ये दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो इनको धरातल की वास्तविकता का हमेशा अनुभव, जानकारी, एहसास रहता है। इस नाते इनके खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं हो पाती। और जो बात अब तक फाइन प्रिंट में नहीं थी, वो बात अब फाइन प्रिंट में आ गई है। ये देश की राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संदेश है। भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी से ज्यादा जवाबदेह सरकार आज तक नहीं बनी। जवाबदेह इसलिए बनी है कि ये सरकार अपनी जवाबदेही का तंत्र स्वयं तैयार कर रही है। सारी व्यवस्था को वो डिजिटाइज कर रही है, डिजिटल कर रही है। और अब देश के और विश्व के अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि भारत में जो यूपीआई से जो डिजिटल पेमेंट है, ये भारत के जीडीपी का ट्रैकर है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, इसके लिए आपको अर्थशास्त्री बनने की आवश्यकता नहीं है। केवल हर महीने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए कि यूपीआई के जरिए कितने ट्रांजैक्शन हुए। तो पिछले महीने 2,500 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धनराशि का एक्सचेंज हुआ। तो यानी अब आज की घटना के बाद से लगातार एक बात बहुत जोर से कही जा रही है, कॉकरोच पार्टी द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा, कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जवाबदेही। अब ये बात जो है हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के एजेंडा में अकाउंटेबिलिटी शब्द जो है शब्द का जो स्तंभ है, ये बहुत मजबूती से गड़ गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार तो अकाउंटेबिलिटी के बल पे ही चल रही है, और यदि सरकार में कोई कमी है तो विपक्ष के ऊपर के द्वारा इतने झूठे तथ्यों के आधार ये झूठे आरोप लगाए जाते हैं और रोज लगातार झूठ बोला जाता है। तो इस सरकार को वैसे ही बहुत सतर्क रहना पड़ता है ताकि हमारी कोई कमजोरी पकड़ ना ली जाए। लेकिन अब अच्छा हो गया, अब सीधे सीधे जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पब्लिक डिस्कोर्स के एजेंडा में इसका स्तंभ अब गड़ गया। तो अब अगर आपने नरेंद्र मोदी सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक हिंसक आंदोलन चलाने का षड्यंत्र किया, ठीक है, हमने मान लिया हमारी अकाउंटेबिलिटी है, मंत्री का इस्तीफा हो गया, नेशनल टेस्ट एजेंसी से 47 अधिकारियों को सैक कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। सरकार संसद में सोमवार को नया बिल ला रही है, नया विधेयक ला रही कि कैसे कानून को नकल को रोका जाए, उसके लिए कड़े सजा का प्रावधान कर रही है। अब ये अकाउंटेबिलिटी का जो टोपी है, अब राहुल गांधी को भी पहननी पड़ेगी और उनको ये बताना पड़ेगा कि पिछले 12 साल में जो उनकी टोटल आय थी, वो तो कुछ इतने करोड़ थी और उसका 4 गुने से ज्यादा उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं में खर्च किया है। अब ये हिसाब तो उनको देना पड़ेगा ना। अब हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को भी हर बात का हिसाब देना पड़ेगा, तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को भी हिसाब देना पड़ेगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये जब टोपी जब इनके सर पे आएगी, तब ये देखिएगा कि ये कैसे भांगड़ा करते हैं। तो आपने नरेंद्र मोदी को तो जो है अकाउंटेबिलिटी की टोपी पहना दी, अब आपकी बारी है और ये काम अगले सोमवार से ही शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और पारदर्शिता, दो मूल तत्व होने चाहिए जो इस देश में लोगों के परसेप्शन में बहुत सीमित भूमिका थी, लेकिन अब ये खुल के होंगे। अब और सरकार के बारे में आप जितना भी आरोप लगाइए, लेकिन सरकार के सारे निर्णय, सरकार की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सरकार के सारे आर्थिक निर्णय
उससे होने वाले जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो लाभ है, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था $4.5 ट्रिलियन पहुँच गई है, ये सारा डाटा पब्लिक डोमेन में है। समस्या केवल ये है कि कोई पढ़ता नहीं है, कोई जानना नहीं नहीं, चाहता। वो चाहे नहीं, नहीं, नीति तो नहीं, अ, नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप भी इन चीज़ों को दोहराते हैं, मैं भी अपने प्रोग्राम में दोहराता हूँ। ये जो जंतर-मंतर पे गाली-बाज इकट्ठा हुए थे, इनको कोई मतलब है इन बातों से? हाँ। नहीं, नहीं, ये अब जो है दोबारा अगर गालीबाज़ी का प्रयास किया गया, तो इनकी ठीक से पिटाई होगी और दिल्ली पुलिस ने जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए 2,500 अपराधियों की जो पहचान की है, उन पर तो कार्रवाई होगी ही होगी। उनके ऊपर पहले से ही मुकदमे हैं और अब ये पुलिस एक-एक मामले में पता करेगी, इसमें कितने लोग बेल पे हैं, या कितने लोग जो है बेल को जब्त करके फरार हैं और उनके विरुद्ध जो चल रहे मुकदमों की ताज़ा स्थिति क्या है? तो इनकी भी जवाबदेही तय होगी अब। जी, और जी, और जी, ये और ये ये तो जो ये जो कॉकरोच पार्टी वाले हैं, इनकी भी जवाबदेही तय होगी। उनको बताना पड़ेगा, जो जुनैद भाई वहाँ पे जंतर-मंतर पे 12-15 लाख रुपए का नाश्ता रोज़ सुबह बाँट रहे थे, ये पैसा कहाँ से आ रहा था? तो जवाबदेही जो है ये आपकी दोधारी तलवार है। ये खाली जो है ये सरकार के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं चलेगी, ये आप पर भी चलेगी। ए और अब आप जो है काँव-काँव चिल्लाएँगे, देखिएगा अगले हफ्ते से क्या ड्रामा शुरू होता है। एकलव्य ये बताइए, एक पॉइंट तो भट्ट साहब ने कहा कि अब हिमाचल सरकार की भी जवाबदेही तय होगी, राहुल गांधी की भी होगी, तेलंगाना की भी होगी। वाक़ई होगी क्या? और क्या ये वाक़ई अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं? उनके आचरण से लगता है ऐसा? नंबर 2, अब वो कह रहे हैं कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर, अराजक तत्वों पर नहीं, इसके लिए अमित शाह ज़िम्मेदार है। पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे जब तक अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और उसके बाद ये तो जवाबदेही फिर प्रधानमंत्री की भी तय होगी। ये तो सारे किसी को छोड़ेंगे थोड़ा अब ये। तो मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला जाएगा कहाँ तक? सर देखिए, इसको थोड़ा-सा इसका अपन टाइमलाइन को देख लेते हैं सर, और इनके एटीट्यूड को समझ लेते हैं। सर इश्यू क्या है कि एक तो सर आपने देखा होगा कि चाहे ये 2024 के रिजल्ट आए हों, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अभी जो हमने देखा, इन लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब इन लोगों से मेरा मतलब है मोदी विरोधियों से सर। और ये जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों की एक समस्या है सर कि इनको छोटी-सी सफलता जब मिलती है, तो जिस तरह का सेलिब्रेशन आप देख रहे होंगे, ये घमंड में चूर हो जाते हैं सर, बुरी तरह से सर। और मोदी की एक स्ट्रेंथ क्या है कि अगर छोटा-सा सेटबैक भी होता है ना, तो उसपे आत्मचिंतन होता है सर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा थोड़ी है कि 240 पे आ गए थे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तीसरी बार। लेकिन आत्मचिंतन ऐसा हुआ कि उसके बाद दिल्ली, बिहार, हरियाणा, अ, आपका बंगाल, बिहार सब कुछ सर इनसे गया महाराष्ट्र में लाके। अब सर आप ये टाइमलाइन मैं आपको बताऊं, जो मेरी इसमें पर्सनल फीलिंग है, ये कोई इनकी नई स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 का एक डिफाइनिंग चुनाव था सर, जब मोदी जी को 303 सीट आई और ये लोग और जो इनके जो इंटरनेशनल विरोधी भी हैं, जो नहीं चाहते कि मोदी जैसा स्ट्रांग लीडर इंडिया में रहे, तो ये जो इनका एक संगठित एजेंडा चलता है विपक्ष का और भारत विरोधी ताकतों का, उनको सर ये समझ में आ गया कि इस आदमी को इलेक्टोरली डिफीट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो? तो सर आप देखिए कि उसके बाद से किस तरह का प्रचार शुरू होता है। चाहे कोविड में, मतलब अपनी ही सरकार के अगेंस्ट ऐसी कलैमिटी में, मतलब जो दशकों नहीं सेंचुरीज में एक बार आती है, अपनी ही सरकार के अगेंस्ट एजेंडा चलाना, अपनी वैक्सीन के अगेंस्ट एजेंडा चलाना, उसमें भी मतलब मोदी को गाली देना। तो एक तो सर कोविड था, उसके इमीडिएटली बाद हमने किसान आंदोलन देखा, दिल्ली राइट्स हो सर, और उसके बाद सर इन लोगों का दो मेजर चीजें चलती हैं सर, जो इनके एजेंडा मतलब इनकी जो स्ट्रैटेजी के दो पार्ट हैं। एक तो है आपका
प्रोपेगेंडा यानी कि दुष्प्रचार, और दूसरा है सर एनार्की और अराजकता। तो ये जो एनार्की वाली बात करी हमने, और इसके अलावा सर आपने 2024 के चुनाव के पहले देखा ही कि जिस तरह से अमित शाह का डीप फेक वीडियो चला के और संविधान खत्म कर देंगे ये और आरक्षण हटा देंगे, वो सब चला। उससे जो इन्हें 2024 में थोड़ी सी सफलता मिली कि बीजेपी की सीट्स कम हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये सरकार में आ गए, 40 से 99 पे ही आए थे, दिखा ऐसे रहे थे जैसे 40 से 400 पे आ गए आए ये एक्चुअली 99 पे ही थे सर। तो इनको जो लगा कि इनको सफलता मिल गई वापस से, उसके बाद सर जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि फिर से जो दिल्ली, बिहार, हरियाणा, बंगाल, महाराष्ट्र में हुआ, तो उसके बाद सर आप देखिए कि मतलब 2.5 वर्ष में ये फिर से बैक टू स्क्वायर वन ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां इनको फिर लगा कि अब तो अराजकता और एनार्की वाली स्ट्रैटेजी पे को अपने को लौटना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोपेगेंडा एंड दुष्प्रचार। तो दुष्प्रचार ये था कि भैया मतलब मोदी जी जो हैं उनको कोई चिंता नहीं है इस देश के छात्रों के भविष्य की, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। तो कर करा के सर ये हो गया। लेकिन मैं मतलब अगेन मतलब जो ये आप कह रहे हैं कि कहां तक जाएगा, ये लोग जाने की अपनी कोशिश जहां तक भी करे सर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मोदी को रिमूव करना है सर। उससे नीचे के लिए ये कभी सेटल ही नहीं कर सकते। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करो, अमित शाह को, वैसे अमित शाह को हटाना तो मतलब मोदी को ही हटाना है, मैं ऐसा मानता हूँ। बट इनका तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव 2019 में भी यही था और आज भी वही है सर कि मोदी को हटाना है। आपको मैं बताऊं सर, आज वो जब ये जंतर मंतर में पहुंचे, जब ये रेजिग्नेशन हो गया शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वो जो इनका आशुतोष रांका करके जो इनका स्पोक्स पर्सन है, वो कहता है कि योगी जी अब तुम भी ध्यान रखना, यूपी में जो पेपर लीक्स हो रहे हैं ना उनको संभालो, नहीं तो आज जो यूपी के बच्चे आए हैं जब तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम्हारे साथ। तो ये सर इनकी सोच है। मतलब अभी तो हम मोदी जी और इनकी बात कर रहे हैं, ये योगी तक पहुंच चुके हैं। तो ये मैं तो चाहता हूं सर एक बार योगी जी के यहाँ प्रोटेस्ट कर दें तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि योगी जी को किसी इंटरनेशनल परसेप्शन की चिंता नहीं करनी है सर। और नहीं, उनको कोई वो तो इनका जी भर के स्वागत करेंगे जी और सर, आइए आइए, सम्मान भी स्वागत है उनका। उनको बुलाइए जल्दी, उनको जल्दी बुलाइए लखनऊ। सर जी मेरा भट्ट तो मतलब ये सर, हाँ सर मैं यही कह रहा था कि सर आप बताओ। क्या योगी जी ने जो है खातिर योगी जी ने राकेश टिकैत को भी कहा था आइए आइए आपका स्वागत है, लेकिन टिकैत जी आई नहीं। टिकैत तो अभी हाल में कह रहा था कि किसान अपने ट्रैक्टर लेके जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, लेकिन लखनऊ आने में वो क्यों कतरा जाता है। उसको तो 2021 में भी यहाँ से निमंत्रण गया था, उसने धमकी दी थी ना कि हम लखनऊ आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं सर, एक बात, लेकिन इस बार तो सर जो टिकैत जी हैं अगर वो बाय चांस वहां पे आए तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी को कुछ करना पड़ेगा। उनके जो किसान वर्ग के वहां पे लोग हैं जिनको योगी ने गन्ने के लिए इतने पैसे दे दिए हैं, जिनको मायावती और अखिलेश मिला के नहीं दे पाए थे, उनको किसान ही उनका इलाज कर देंगे। योगी जी तक तो जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर। तो इनके टारगेट पर केवल पंजाब को बचाना है इस बार, या उत्तर प्रदेश भी इनके निशाने पर है जो ये हाय हल्ला करवा रहे थे यहाँ जंतर मंतर पे। आप याद करिए योगेंद्र यादव ने 2022 में क्या कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए हमने समाजवादी पार्टी के लिए पिच बनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव बैटिंग ही नहीं कर पाए। याद है आपको कि 2022 में उन्होंने क्या कहा था। जी हाँ। तो यही काम फिर हो रहा है। लेकिन वो तो सरकार ने जो है अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से मामले को बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों का भी धन्यवाद, इतनी संख्या में आप जुटे लाइव। और लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।